हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। अब आपके इस एग्जाम्स को सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चैप्टर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ट्रांसपोर्ट तो मूवमेंट ऑफ पर्सन और गुड्स यूजिंग ह्यूमन, एनिमल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स। पैसेंजर्स मतलब पैसेंजर सामान जो भी होता है, और इंसानों का, यात्रियों का मूवमेंट होता है, जिसको हम अलग अलग व्हीकल से, ह्यूमन या एनिमल से उनकी हेल्प से पूरा करते हैं। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये एक क्वेश्चन आता है अक्सर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या होता है। तो आप देख सकते हैं सेवरल प्लेसेस, कुछ ऐसी प्लेसेस होती है जिन्हें हम नोड्स कहते हैं, और उनको कनेक्ट करने वाले कुछ रूट्स होते हैं जिनको हम लिंक्स कहते हैं। तो जनरली पूछ लिया जाता है नोड्स क्या है, तो वो कुछ प्लेसेस होती हैं। लिंक्स क्या है, तो उनको जोड़ने वाले रोड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, 3 मेनली हम मोड्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहला मोड पढ़ रहे हैं हम लैंड ट्रांसपोर्ट का, सेकंड है वाटर ट्रांसपोर्ट और थर्ड एयर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं रोडवेज एंड रेलवेज। रोडवेज जिसमें हम बॉर्डर रोड्स, हाईवे रोड्स, इस तरह की चीजें पढ़ेंगे। आगे डिटेल स्टडी होगी इनकी। स्टूडेंट्स, लैंड ट्रांसपोर्ट में अर्ली स्टेजेस के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। तो पालकी, जैसे आपने देखा होगा कि 2-3 लोग उठाकर ऐसे, कुछ पिलग्रिमेजेस पे हम देखते हैं कि कुछ जो ओल्डर होते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो उनको उठा के इस तरह से ले जाया जाता है, या कोई चेयर रखी हुई होती है एक पालकी के ऊपर, तो उस पर उनको ले जाया जाता है, तो पालकी है। कार्ट्स, आप जानते हैं बुलक कार्ट्स है, हॉर्स कार्ट्स है, मतलब बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी एक्सेट्रा। कार्स, ट्रक्स, ये सारी इसमें यूज होती है। रोड ट्रांसपोर्ट में हम मेजरली यहाँ पर हाईवेज के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल हाईवेज के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड के जो मेजर हाईवेज है उन सभी के डिस्कस करेंगे। रेलवेज में गेजेस हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे हमारा प्रिंसिपल टॉपिक होगा रेलवे में। आगे देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कि सबसे चीपेस्ट होता है, सूटेबल होता है हैवी लोड्स के लिए। इसके अंदर हम मेनली सी रूट्स को पढ़ने वाले हैं, शिपिंग कैनाल्स को पढ़ेंगे और इनलैंड वाटरवेज को पढ़ेंगे। आगे एयर ट्रांसपोर्ट, जो कि फास्टेस्ट होता है, सेफ होता है, वैल्यूएबल कार्गोज को ले जाने के लिए यूज किया जाता है। कुछ मेजर एयरपोर्ट्स देखेंगे हम। उसके बाद कम्युनिकेशन, जिसमें सैटेलाइट और साइबर स्पेस को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। रोड्स, सबसे पहले तो टोटल मोटरेबल रोड्स वर्ल्ड में कितना है, क्या उसका साइज है, तो 15 मिलियन किलोमीटर वर्ल्ड में टोटल मोटरेबल रोड्स हैं। सेकंड देखिए, नॉर्दर्न अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका है, 33% कंप्राइज करता है वर्ल्ड के टोटल मोटरेबल रोड्स में। रोड्स 2 टाइप्स के हैं स्टूडेंट्स, एक मेटेलिक और एक अनमेटल्ड, या मेटल्ड और अनमेटल्ड। आप जानते हैं इस तरह के रोड आप सबने अपनी लोकेलिटी में देखे होंगे, इन्हें हम मेटल्ड रोड्स कहते हैं। इनके अंदर जो स्टील बार्स होती है, जो सरिये होते हैं, उनका यूज किया जाता है। और दूसरे हैं अनमेटल्ड रोड्स, जिसको हम चारकोल से बने हुए रोड्स, जो चारकोल रोड्स कहते हैं जिन्हें, जैसे कि ये वाले रोड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी तरह का सीमेंट कंक्रीट का यूज नहीं होता है। अगला देखिए, हाईवेज या महामार्ग। ये पिक्चर जो है आपको हाईवेज का एक ओवरव्यू दे सकती है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों डायरेक्शंस के लिए अलग अलग लेन्स बने हुए हैं, चौड़े रोड्स हैं, और बीच में एक डिवाइडर एरिया है। तो ये खासियत होती है हाईवे की। 80 मीटर वाइड होते हैं, 80 मीटर वाइड होते हैं ये हाईवेज, सेपरेट लेन्स होती है इनके अंदर। आगे देखिए, मेजर हाईवेज, वर्ल्ड के कुछ मेजर हाईवेज जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज, बिल्कुल आप जानते हैं इसे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे इंडिया में है, और हमारी जो मेजर सिटीज हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, इन सभी को जोड़ता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए इसे बनाया गया है। दूसरा देखेंगे ट्रांस कैनेडियन हाईवे, जो कि वैंकूवर ईस्ट, यहाँ पर मैंने डायरेक्शंस लिख रखी है, वैंकूवर ईस्ट को सेंट जॉन सिटी वेस्ट से जोड़ता है। ये कनाडा का हाईवे है। पैन अमेरिका, अमेरिकाज मतलब नॉर्दर्न एंड साउदर्न अमेरिका, इन दोनों के बीच में फैला हुआ है ये। तो किसे कनेक्ट करता है, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, यूएसए और कनाडा। साउथ अमेरिका जो हम जानते हैं अर्जेंटीना, चिले वगैरह जो कंट्रीज है वहां। सेंट्रल अमेरिका, ब्राजील, वेनेजुएला, यूएसए और कनाडा, इन सभी के बीच में फैला हुआ है, इन सबको जोड़ता है। स्टुअर्ट हाईवे, ये ऑस्ट्रेलिया का है। डार्विन, जो कि नॉर्थ में है,
और मेलबर्न नॉर्थ ईस्ट में, इन दोनों को आपस में जोड़ देता है। सॉरी, मेलबर्न यहाँ मैंने गलत लिख दिया, मेलबर्न है साउथ ईस्ट में। आगे देखते हैं रशिया। रशिया में मॉस्को व्लादिवोस्तोक हाईवे है, मॉस्को जो कि वेस्ट में है और व्लादिवोस्तोक ईस्ट में। तो ये कुछ मेजर हाईवेज हैं जिनको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद करना है। आगे देखिए रेलवेज, 13 किलोमीटर इन वर्ल्ड, सॉरी 13 लाख किलोमीटर इन द वर्ल्ड, मतलब टोटल वर्ल्ड का जो टोटल रेलवे नेटवर्क है वो 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। मोस्ट डेंस रेलवे नेटवर्क इज इन यूरोप, हाईएस्ट डेंसिटी इज फाउंड इन बेल्जियम। कंफ्यूज नहीं होना है, डेंस रेलवे नेटवर्क कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं हम, तो यूरोप में है, और हाईएस्ट डेंसिटी किसी कंट्री में देखें तो बेल्जियम में है। अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज पर। स्टूडेंट्स, ट्रांस कॉन्टिनेंटल मतलब किसी एक कॉन्टिनेंट के को कंप्लीटली क्रॉस करते हैं, वो ऐसे रेलवेज की बात यहाँ हो रही है। सबसे पहले हम देख रहे हैं, यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है, ट्रांस कैनेडियन, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ, ट्रांस कैनेडियन। ट्रांस कैनेडियन रेलवे की बात करते हैं तो हैलिफैक्स जो कि ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, कनाडा के ईस्टर्न साइड में एक सिटी है हैलिफैक्स, और वेस्टर्न साइड में सिटी है वैंकूवर, वेस्ट में वैंकूवर। इन दोनों को जोड़ता है ट्रांस कैनेडियन रेलवे। स्टूडेंट्स, आपको इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे रिटर्न आंसर्स वाले जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं कि वैंकूवर कौन सी साइड में लोकेटेड है या हैलिफैक्स ईस्टर्न साइड में है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, वेस्टर्न साइड में वैंकूवर, ईस्टर्न साइड में हैलिफैक्स, और ये दोनों पॉइंट्स जो है वो ट्रांस कैनेडियन रेलवे के हैं। आगे देखते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे। साइबेरिया जो कि रशिया का पार्ट है, हम अच्छे से जानते हैं। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे रशिया के व्लादिवोस्तोक, हमने यहाँ लिखा है व्लादिवोस्तोक जो कि ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड है और पैसिफिक कोस्ट है, उसे सेंट पीटर्सबर्ग वेस्टर्न साइड में सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है। आप रशिया का मैप देख सकते हैं, ये रहा सेंट पीटर्सबर्ग और ये रहा व्लादिवोस्तोक, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, या हम कह सकते हैं पार साइबेरियाई रेल मार्ग। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, मतलब उसी की तरह है, पूरे ऑस्ट्रेलिया को क्रॉस करता है ये एक साइड से दूसरी साइड। वेस्ट में आप देख सकते हैं पर्थ है, ये रहा, इस पर्थ से लेकर लास्ट में सिडनी तक। वैसे ये मेलबर्न भी जोड़ता है लेकिन वो एक्सटेंशन है इसका, हम दो साइड्स की बात कर रहे हैं। पर्थ जो कि वेस्ट में है और सिडनी जो ईस्ट में है, इन दोनों को जोड़ती है रेलवे लाइन, वो है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं थोड़ा स्पीडीली आगे बढ़ रहा हूँ इस क्लास में। यूनियन पैसिफिक रेलवे, यूनियन पैसिफिक में आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं यूएसए की बात हो रही है। तो यूएसए की एक सिटी है न्यूयॉर्क जो कि ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है और अटलांटिक ओशियन के किनारे है, और वेस्ट कोस्ट पे है सैन फ्रांसिस्को जो कि पैसिफिक ओशियन के किनारे है। तो यूनियन पैसिफिक रेलवे कनेक्ट्स न्यूयॉर्क विथ सैन फ्रांसिस्को। आई थिंक कुछ इसमें ज्यादा टफ है नहीं। ओरिएंट एक्सप्रेसवे, ओरिएंट एक्सप्रेसवे जो कि फ्रांस के पेरिस को टर्की के इस्तांबुल से जोड़ता है। आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी रेलवे लाइन है जो यूरोप को ईस्टर्न कंट्रीज या एशियन सब कॉन्टिनेंट से जोड़ने के लिए बनाई गई थी। तो ये है ओरिएंट एक्सप्रेसवे। वाटर ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट पे आ गए हम, वाटर ट्रांसपोर्ट या जल परिवहन। इसमें हम सीधे अपने सी रूट्स पे फोकस करेंगे, काफी बड़ा चैप्टर है, मैंने सिर्फ वो टॉपिक्स यहाँ सिलेक्ट किए हैं जो आप पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो देखिए मेजर सी रूट्स, मुख्य महासागरीय मार्ग। सबसे पहला सी रूट हम देख रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं अटलांटिक ओशियन जो कि यूरोप और अमेरिका के बीच में है, इसके नॉर्दर्न पार्ट में जो सी रूट्स है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मेजर सिटीज हैं जैसे कि न्यूयॉर्क है,
जैसे कि यहाँ यूनाइटेड किंगडम का ये लंदन लोकेटेड है, ये लिस्बन है पोर्टुगीज का। तो इनके बीच में जो सी रूट्स यूज किए जाते हैं वो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है। कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है सी रूट का, कोई एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ते नहीं है, बस ये आप इतना समझ सकते हैं कि नॉर्दर्न अटलांटिक रीजन में अमेरिका, कनाडा, यूरोप और अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट्स, इन सबको जो रूट्स कनेक्ट करें वो कहलाएंगे नॉर्थ अटलांटिक सी रूट्स। नेक्स्ट देखते हैं मेडिटेरेनियन इंडियन ओशियन सी रूट। मेडिटेरेनियन सी जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में लोकेटेड है, और इंडियन ओशियन जो कि एशिया के साउथ में है, इन दोनों को जोड़ता है ये सी रूट। आप जानते हैं ये रहा मेडिटेरेनियन सी। तो आप जो ये रेड कलर का जो रूट देख पा रहे हैं जो कि यूरोप को या मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशन से जोड़ रहा है, तो ये हमारा जो रेड रूट है यही मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट है, जो कि यूरोप को एशिया से जोड़ रहा है। आप ये भी कह सकते हैं या मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशन से जोड़ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको लगता है कोई डाउट्स है, कुछ चीज रह गई है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। केप ऑफ गुड होप सी रूट। केप ऑफ गुड होप, हम जानते हैं ये केप टाउन की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो ब्लू वाला रूट आप देख रहे हैं ये केप ऑफ गुड होप को रिप्रेजेंट करता है। ये यूरोप से लेकर शुरू होता है और अफ्रीका के साउदर्न मोस्ट पॉइंट केप टाउन पे आके जुड़ता है। और इसी रूट को पहले यूज किया जाता था एशिया या ऑस्ट्रेलिया के साथ, या जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है इनके साथ ट्रेड किया जाता था जब कॉलोनियल पीरियड में या उससे पहले, तो इसी सी रूट को यूज किया जाता था जब तक सुएज कैनाल का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। आगे हम देखेंगे सुएज कैनाल के बारे में। तो रिपीट कर देता हूं मैं, केप ऑफ गुड होप सी रूट क्या है? यूरोप से एशिया आने के लिए जो सी रूट यूज होता है और वो केप टाउन से होकर गुजरता है। आगे देखते हैं साउदर्न अटलांटिक सी रूट। अटलांटिक ओशियन का जो साउदर्न पार्ट है, अभी हमने नॉर्थ अटलांटिक देखा था, साउथ अटलांटिक देख रहे हैं। जैसे ये ब्राजील का रियो है, ये केप टाउन, डाकर, ओके जिब्राल्टर जो कि मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक को जोड़ता है। इनके बीच में जो भी सी रूट, जो भी शिपिंग होती है वो उसके रूट्स को हम कहते हैं साउथ अटलांटिक सी रूट्स। आप देख सकते हैं ये केप टाउन से ब्राजील कनेक्ट हो रहा है, तो ये साउथ अटलांटिक सी रूट है। आगे देखिए नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक, हमने एक ही मैप में इसको समझ लेंगे। पैसिफिक ओशियन जो कि आप ये देख सकते हैं ये एशिया ऑस्ट्रेलिया है, और जो जनरली हम मैप देखते हैं वो उसमें ये चीज आपको नहीं शो होती है, ये बैक साइड में रहता है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ये रहे दोनों, अमेरिका और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। उस तरफ फिर आ जाएगा यूरोप वगैरह सारा, कंफ्यूज नहीं हो। आप ये समझ लो कि जो मैप हम सामने देखते हैं उसके जस्ट पीछे का हिस्सा है ये। हाँ, तो ये रहा जापान। तो जब जापान से अमेरिका में कोई शिपिंग होगी या ऑस्ट्रेलिया से पनामा या फिर ये चीले वगैरह इन कंट्रीज में अगर कोई शिपिंग होगी तो वो पैसिफिक ओशियन से होगी। तो इस पैसिफिक सी रूट को हम दो हिस्सों में पढ़ रहे हैं। नॉर्दर्न वाला है जिनसे एशिया और नॉर्थ अमेरिका कनाडा कनेक्टेड है, साउदर्न जिससे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और पनामा ये सभी कनेक्टेड है। शिपिंग कैनाल्स, ये सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। शिपिंग कैनाल्स, तो मेजर दो शिपिंग कैनाल्स को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले पनामा कैनाल जो कि 72 किलोमीटर लॉन्ग है। पनामा एक कंट्री है नॉर्दर्न और साउदर्न अमेरिका के बीच में, यहाँ पर लोकेटेड है ये पनामा कैनाल, और इसकी लेंथ जो है वो 72 किलोमीटर है। इसके अंदर 6 लॉक सिस्टम्स हैं और 26 मीटर अप एंड डाउन होता है। स्टूडेंट्स, लॉक सिस्टम्स का मतलब ये हुआ कि इसमें जो वेसल्स हैं उनको लिफ्ट अप किया जाता है। 26 मीटर का डिस्टेंस, एल्टीट्यूड का डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन इन दोनों के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है 26 मीटर्स का। तो इसलिए इस कैनाल में जैसे शिप्स एंटर होती हैं तो उनको थोड़ा लिफ्ट किया जाता है। यहाँ इधर मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कोई शिप एंटर हुई इसको लिफ्ट किया जाएगा ऊपर,
फिर आगे बढ़ेगी, फिर लिफ्ट किया जाएगा, इस तरह से शिपिंग होती है। तो टोटल 6 लॉक्स हैं इसमें जिससे कि शिपिंग की जाती है। चलिए 72 किलोमीटर लॉन्ग है। किससे किससे कनेक्ट कर रही है? तो आप देख सकते हैं ये रहा पैसिफिक ओशियन और इधर अटलांटिक ओशियन, इन दोनों को कनेक्ट करती है। एक चीज और, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के डिस्टेंस को 13,000 किलोमीटर कम कर दिया इस कैनाल ने। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एशिया और यूरोप का जो ट्रेड है उसको ये फैसिलिटेट करती है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के ट्रेड को फैसिलिटेट करती है। तो इसलिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है। नेक्स्ट देखिए सुएज कैनाल। इसकी कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इजिप्ट में है, इजिप्ट में लोकेटेड है और 1869 में बनाई गई थी। पोर्ट सईद नॉर्थ में है और पोर्ट सुएज साउथ में है। इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप देखेंगे पोर्ट सईद लोकेटेड है और यहाँ पर है पोर्ट सुएज। इन दोनों को ये आपस में जोड़ रही है। स्टूडेंट्स, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अभी जो आपने देखा था केप ऑफ गुड होप सी रूट, यहां देखते हैं फिर से। पहले यूरोप का एशिया से जो भी ट्रेड था वो इस रूट से होता था, केप ऑफ गुड होप सी रूट। काफी लंबा रूट तय करना पड़ता था, लेकिन अब इस सुएज कैनाल के बन जाने से ये डिस्टेंस जो है वो अप्रोक्स 7,000 किलोमीटर कम हो गया है। लगभग 7,000 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। तो जाहिर सी बात है कि ये इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट कैनाल हो जाती है। खास बात यह है कि ये सी लेवल कैनाल है। मतलब इस कैनाल में, जैसा कि पनामा कैनाल में हमने देखा, उसमें लॉक्स थे, अप एंड डाउन होती थी जो शिप्स हैं वो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सी लेवल कैनाल है। नो लॉक्स आर फाउंड इन सुएज कैनाल। इन टोटल लेंथ 160 किलोमीटर्स। ये कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है सुएज कैनाल के बारे में। एक चीज और है, मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशन से जोड़ती है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। आगे देखते हैं, वाटरवेज की बात कर रहे हैं अब। इनलैंड वाटरवेज। स्टूडेंट्स, ओशनिक ट्रांसपोर्ट के अलावा वाटरवेज मतलब जो हमारी दूसरी वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, इनसे जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसको हम कहते हैं इनलैंड वाटरवे। इसमें मेजर हम पढ़ेंगे राइन वाटरवे को। राइन जो कि एक रिवर है, नीदरलैंड से स्विट्जरलैंड के बीच में बहती है। यूरोप में आप जानते हैं नीदरलैंड्स है और वहां से स्विट्जरलैंड, इनके बीच में एक राइन रिवर बहती है। इसकी नेविगेबिलिटी की बात करें तो 700 किलोमीटर्स की नेविगेबिलिटी है। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट्स देखें, रॉटरडैम नीदरलैंड से लेकर बेसल स्विट्जरलैंड तक। यहाँ देखिए आप, ये एम्स्टर्डम जो कैपिटल है, यहाँ से शुरू होती है रिवर और बेसल तक पहुंचती है। इसकी नेविगेबिलिटी कम है, 700 किलोमीटर्स की नेविगेबिलिटी इसमें मिल जाती है। आगे देखते हैं, वोल्गा वाटरवे, ये रशिया में लोकेटेड है। मॉस्को को ब्लैक सी से जोड़ती है, मॉस्को को ब्लैक सी से जोड़ती है। नेविगेबिलिटी की बात करें 11,200 किलोमीटर है और कुछ कैनाल्स है इसके अंदर जो इसको कनेक्ट करती है, इस रिवर को डिफरेंट लेक्स से कनेक्ट करती है। तो आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो वोल्गा मॉस्को कैनाल और दूसरी वोल्गा डॉन कैनाल। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स, एयर ट्रांसपोर्ट में सिर्फ फीचर्स पूछे जाते हैं हमसे, आरबीएससी की बात कर रहे हैं हम। तो उन फीचर्स में ये है कि वो फास्टेस्ट होता है, वैल्यूएबल कार्गो के लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस को कम टाइम में कवर करने के लिए यूज किए जाते हैं। दूसरी बात एक जो मैं आपको इस मैप से बताना चाह रहा हूं कि आप जब देखेंगे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको ज्यादा डेंसिटी मिलेगी एयर ट्रांसपोर्ट की, साउदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो इतनी ज्यादा नहीं है। मतलब नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो है हमारे वो ज्यादा सूटेबल हैं डेंस पॉपुलेशन होने के कारण, और इकोनॉमिक वैल्यू है यहाँ के गुड्स की एंड ट्रांसपोर्ट की, इसलिए यहाँ पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट थोड़ा डेंस पाया जाता है। कुछ मेजर एयरपोर्ट्स है यहाँ पर, दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, जैसे बीजिंग का एयरपोर्ट, कायरो एक्सेट्रा, कई सारे हैं। हमारे काम की चीज इसमें यह है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में थोड़ा ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल ट्रेड को ये फैसिलिटेट करते हैं,
और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं। आगे देखते हैं कम्युनिकेशन, सैटेलाइट और साइबर स्पेस, दो तरह का कम्युनिकेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। कहां से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? तो जब यूएसए और यूएसएसआर अपने स्पेस प्रोग्राम्स पर काम कर रहे थे, स्पेस प्रोग्राम्स, जब उन्होंने अपने स्पेस प्रोग्राम्स में काम करना शुरू किया, वहां से सैटेलाइट कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है। 1970s आप ध्यान रखेंगे। इंडिया की बात करें तो आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी हमारे वेल नोन सैटेलाइट्स हैं। इनकी लॉन्चिंग आर्यभट्ट की 1979, याद रखना है आपको, भास्कर 1979, रोहिणी 1980। कुल मिला के 2 ईयर्स आपको याद करने हैं, 79 एंड 80। साइबर स्पेस की बात करते हैं। साइबर स्पेस क्या है? तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। डिजिटल वर्ल्ड यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन विदाउट फिजिकल मूवमेंट। साइबर स्पेस क्या है? एक डिजिटल वर्ल्ड है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड है, जिसे हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, यूज करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, कोई सूचना है, कोई जानकारियां प्राप्त करने के लिए हम इसे यूज करते हैं विदाउट फिजिकल मूवमेंट, बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम कहीं जाकर उस जगह के बारे में जानें, उस जगह को नोटिस करें, देखें। लेकिन इंटरनेट में हम क्या करते हैं, सिर्फ हम सर्फ करके उसके बारे में, जैसे गूगल सर्च इंजन है, उससे हम सर्च करके उसकी इमेजेस देख सकते हैं, उसकी जितनी भी डिटेल्स अवेलेबल हैं उन सबको हम घर पर बैठे हुए देख सकते हैं। तो ये है साइबर स्पेस। इस नाम से हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइबर स्पेस मतलब क्या। कंफ्यूज नहीं होना है। डिजिटल वर्ल्ड है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के। जैसे कि कुछ सर्विसेज हैं जो हमें इस साइबर स्पेस से हमें मिलती हैं, हम उसको यूज कर पाते हैं, जैसे कि ईमेल सर्विस, ऑनलाइन लर्निंग जो आप अभी कर रहे हैं, बिल्कुल यूट्यूब से या अलग प्लेटफॉर्म से जो भी ऑनलाइन लर्निंग हम करते हैं, वो कैसे पॉसिबल हुआ? थ्रू साइबर स्पेस। ऑनलाइन शॉपिंग जो आप करते ही रहते हैं फ्रीक्वेंटली, और ई गवर्नेंस, मतलब आजकल गवर्नमेंट भी साइबर स्पेस का यूज करती है अपने सिटीजन से कम्युनिकेट करने के लिए, और इससे ये कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है और थोड़ा इजी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आई होप आप थोड़ा तेज स्पीड से हम चले हैं, लेकिन आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट्स रह गए हैं, कोई ऐसे टर्म्स जो एक्सप्लेन करने रह गए हैं, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं तुरंत उसको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। 2 दिन आपके पास अभी भी हैं। इस बीच कुछ नया नहीं पढ़ें, जो आपने पढ़ लिया है उसका अच्छे से रिवीजन करें, और मैं आपके लिए यहीं पर हूँ। आप जब चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको आपका रिजोल्यूशन कर दूंगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।